सो मेन जो पर्पस स्टेट बैंक का इस चीज़ के ऊपर पाबंदी आयद करने का है वो ये है ही है, ताकि इस चीज़ को डिस्टिंग्विश आसानी से किया जा सके कि कस्टमर जो है, कस्टमर की प्रोफाइलिंग प्रॉपर हो सके कि अगर तो कस्टमर को कोई बिजनेस का पैसा है तो उसके बिजनेस अकाउंट के अंदर जाके लैंड करे, ना कि इंडिविजुअल अकाउंट के अंदर। कस्टमर गवर्नमेंट अकाउंट्स, फिर उसका ऑटोनोमस एंटिटीज, आर्म फोर्सेस इंक्लूडिंग देयर अलाइड ऑफिसेस, ये जो भी अकाउंट्स होते हैं इन अकाउंट्स को गवर्नमेंट अकाउंट शेल नॉट बी ओपन इन द पर्सनल नेम ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। अगर आपके पास कोई गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन आता है, जैसे हम इसको डिस्कशन में लाते रहे कि अगर कोई इंडिविजुअल, आपको कोई गवर्नमेंट का अगर कोई बंदा आता है, किसी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है और कहता है कि मेरे इंडिविजुअल नाम के ऊपर ये गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री का अकाउंट ओपन कर दिया है, तो ऐसा नहीं होगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अगर कोई बंदा आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जॉब कर रहा है और कहता है कि मेरे इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करने हैं जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के फंड्स आउट होंगे, तो दिस इज नॉट परमिसेबल। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अगर अकाउंट ओपन होना है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही के नाम पर होना है, और उसके बाद आप अकॉर्डिंगली रेलेवेंट डॉक्यूमेंट जाके चेक करेंगे, अकॉर्डिंगली रेलेवेंट पावर्स की को चेक करेंगे कि अगर डेलीगेशन ऑफ पावर्स को जाके चेक करेंगे, डॉक्यूमेंट्स को जाके चेक करेंगे। ओनली एम्पावर्ड पर्सन्स आर एंटाइटल्ड टू ओपन एंड ऑपरेट द अकाउंट्स। गवर्नमेंट अकाउंट्स विच इज टू be operated by an officer of the federal, provincial, local government in his or her official capacity shall be opened only on production of a special resolution authority from the concerned administrative department, duly endorsed by the Ministry of Finance or Finance Department of the concerned government. आर्म फोर्सेस के अकाउंट के अंदर अमूमन क्या होता है कि सिक्योरिटी के रिस्क होते हैं, जैसे हम लोग कहीं बीच में हमारे डिस्कशन के अंदर चीज़ें आती रही। आर्म फोर्सेस के अकाउंट्स को हम फिर बेसिकली उनकी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से स्टेट बैंक ने एम्पावर किया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कि विजिट रिपोर्ट आमतौर पे कर दी जाती है। ब्रांच मैनेजर या कोई भी सीनियर स्ट्रेचर का बंदा जाता है और वहाँ पे जाके पर्सनली विजिट करके उन डॉक्यूमेंट्स को एक्चुअली विटनेस करता है। विटनेस करने के बाद वो अपनी विजिट रिपोर्ट में, सेल्स रिपोर्ट के अंदर, जिसको जाके वहाँ पे कंफर्मेशन देता है, उस रिपोर्ट में मेंशन करता है कि उसने पर्सनली विजिट कर लिया है इन इदारों को, और यहाँ पे जो बंदा बेसिकली अकाउंट ओपन करने के लिए हमारे पास आया है, ये एम्पावर्ड है अकाउंट ओपन करने के लिए। और उसके बाद उस विजिट रिपोर्ट को फिर नीचे आप ब्रांच मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, दोनों के दोनों उसको बेहतर ये है कि दोनों के दोनों साइन करें, ताकि ये जो विजिट रिपोर्ट है इसके अंदर भी कोई कंट्रोल का लैप्स ना आ सके। जो इदारा, जो इंस्टीट्यूशन आपको डॉक्यूमेंट्स दे दे, अमूमन ऐसा नहीं होता, बिकॉज ये बहुत बड़ा चैलेंज था जो कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को इसका सामना करना पड़ता था शुरू में, अर्ली डेज के अंदर, जब तक ये चीज़ प्रॉपर्ली कवर नहीं हुई थी, तब तक बैंक्स के लिए बड़ा मसला था, क्योंकि एक तरफ रेगुलेशन थे अकाउंट ओपन करने के लिए, और दूसरी जानिब बेसिकली ये कहा जाता था कि आप अकाउंट ओपन करें और तमाम के तमाम जो डॉक्यूमेंट्स अकाउंट ओपनिंग के उसके बगैर आप ओपन ना करें। तो अब ये जितने भी आर्म फोर्सेस के इंस्टीट्यूशन थे, इनके पास क्योंकि सिक्योरिटी के रीजंस होते थे, तो उस वजह से नॉन कंप्लाइंस के इश्यूज बहुत आ रहे थे। तो नतीजतन स्टेट बैंक ने इस चीज़ को अपनी ऑफिशियल गाइडलाइंस का जाके हिस्सा बना दिया, और अब जो आर्म फोर्सेस के अकाउंट्स हैं उसमें ड्यू लिवरेज इज एक्चुअली हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू दीज आर्म फोर्सेस ऑफिशियल अकाउंट्स, जिसमें उनकी सीक्रेसी के रीजंस को इम्पॉर्टेंट को अकॉर्डिंगली केटर करते हुए जाके आप इसका अकाउंट ओपन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हु ओपनड अकाउंट्स विद ओल्ड CNICs, ये जब ज़माने में बेसिकली, अब क्योंकि अभी भी कई मरतबा क्या होता है कि आपके, हालांकि अब जो NIC का दौर ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी क्योंकि आप बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर होते हैं तो आपको हर किस्म के हालात का सामना करना पड़ता है। सो देयर कैन बी पर्सन्स कमिंग अप टू यू, ऑल्दो NIC का दौर बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन अगर आपके पास कोई अपना NIC लेकर आता है तो आपने ऑब्वियसली एक्सपायर्ड हो चुका होगा। आपने एक्सपायर्ड NIC के ऊपर और पुराने NIC पे कभी अकाउंट ओपन नहीं करना। CNIC आपने उससे कस्टमर से मांगना है, फ्रेश CNIC मांगना है, और फ्रेश CNIC के बेसिस पे जाके अकाउंट ओपन करना है। कुछ बैंक्स इस चीज़ को भी इस चीज़ के बेसिस के ऊपर प्रोविजनल अकाउंट ओपन कर देते हैं कि अगर किसी बंदे ने नादरा को अप्रोच किया है और नादरा से उसको टिकट मिल चुका है, तो बेस्ड ऑन दैट टिकट एक प्रोविजनल अकाउंट जाके ओपन हो जाता है। बट उस टिकट की जब कस्टमर आपको प्रोवाइड करता है, उसके बाद आपको इंश्योर करना चाहिए कि फिर एक्चुअल CNIC भी जब कस्टमर को रिसीव हो, आप ज़रूर कस्टमर से ऑब्टेन करें, बिकॉज अदरवाइज वो अकाउंट यही कंसिडर किया जाएगा कि वो आप अपने एक रिलेशनशिप स्टार्ट कर दी और आपने उसका आइडेंटिफिकेशन का डॉक्यूमेंट नहीं लिया। अब इस नाते लाइकवाइज जो बैंकर्स होते हैं, ये एक तो CNIC आपको कस्टमर प्रोवाइड करता है, आप
नादरा का पोर्टल आप बैंकर्स के पास होता है, नादरा पोर्टल से आप रिकनसाइल करते हैं कि जो CNIC कस्टमर प्रोवाइड किया है वो CNIC जो है जेन्युइन है या नहीं। तो नादरा पोर्टल से आप जो उसके CNIC की वेरिफिकेशन करते हैं वो आप करते हैं नादरा पोर्टल से। CNIC कस्टमर आपको देगा, वो बिल्कुल आपको लगेगा जेन्युइन CNIC है, बट अगर आप उसका नादरा पे रिकॉर्ड जाके देखेंगे तो कई मरतबा एक ऐसा CNIC जो कि देखने में बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है, लेकिन जब आप नादरा पोर्टल से रिकॉर्ड आप रिट्रीव करते हैं वहाँ पे उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो वहाँ से आपके लिए पहला रेड फ्लैग वहाँ पे क्लिक होता है। रेड फ्लैग आपका और आपको पहला क्लू मिलता है कि जो CNIC प्रोवाइड आपको किया गया है वो एक फेक CNIC है। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि जो प्रोवाइड आपको CNIC किया गया वो फेक नहीं है, आप उसका नादरा से बेसिकली आप उसका नादरा वेरिसिस लेते हैं और साथ साथ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी करते हैं। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी एक टूल है जिसके ज़रिए आप कस्टमर के फिंगरप्रिंट्स के ज़रिए कस्टमर की इन्फॉर्मेशन जो नादरा में अवेलेबल होती है आप रिट्रीव करते हैं। अगेन इसके पीछे पर्पस क्या है? इंश्योर करना कि जो कस्टमर ने CNIC प्रोवाइड किया वो एक जेन्युइन CNIC है। उसके बाद आपके पास जब भी कोई पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन अगर अकाउंट ओपन करने के लिए आता है तो आपने अपनी जो बैंक की सीनियर मैनेजमेंट है आपने उसको लूप में लेना होता है, बिकॉज इवेंचुअली जो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन होते हैं, जैसे हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया, पिछली लेक्चर में डिस्कस किया कि एवरी दैट पर्सन विच हैज़ एन एक्सेस टू द टैक्स पेयर्स मनी, ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन है। बिकॉज अगर आपको पेप की ना कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन किसी जगह नहीं मिलेगी। आप FATF ने एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से उसको एक्सप्लेन किया, उसके बाद SCCP की भी डेफिनेशन है, उसके बाद स्टेट बैंक की भी डेफिनेशन है। देयर आर लॉट ऑफ रीजनल बॉडीज जिन्होंने पेप को डिफाइन किया है। सो अगर आप इसको वन लाइनर बनाने की कोशिश करें तो वन लाइनर इज दिस कि किसी भी इंडिविजुअल ऐसा बंदा जिसका सियासत से ताल्लुक है और वो उसका टैक्स पेयर के पैसे को कोई एक्सप्लॉइट कर सकता है किसी तरीके से because of the power which that person is enjoying, तो वो पर that person is going to be marked politically exposed person। अब उसके बाद फिर फर्दर इसको एक्सपेंड करें तो आप I invite everybody to do read the definitions provided by Financial Action Task Force, स्टेट बैंक, बिकॉज देर आर मल्टीपल डेफिनेशन ऑफ पेप। एक जो पेप के बारे में चीज़ कही जाती है, वंस अ पेप इज ऑलवेज अ पेप, क्योंकि एक मर्दा किसी बंदे का ऐसी पोजीशन आ चुकी है कि जिसमें वो टैक्स पेयर तक के पैसे तक उसका एक्सेस है, तो वो अब ऑल्दो कि उसके पास ये पोजीशन खत्म हो जाएगी, बट उसके बावजूद वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्योंकि वो टैक्स पेयर के पैसे को इन्फ्लुएंस कर सकता है। इसलिए एक ग्लोबल स्टेटमेंट है जो कि यूज़ की जाती है, वंस अ पेप ऑलवेज अ पेप। तो आप ऐसे अकाउंट्स को हाई रिस्क मार्क करते हैं। अगेन जैसे हमने कहा कि हाई रिस्क मार्क करने का मतलब ये नहीं कि अकाउंट खुदा ना खास्ता कोई बहुत रिस्की या किसी क्रिमिनल का अकाउंट है। हाई रिस्क मार्क करने का सिर्फ मतलब ये है कि आपने इन अकाउंट्स की बहुत फ्रीक्वेंट बेसिस पे जाके मॉनिटरिंग करनी है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन के अकाउंट को लेकर। आप प्रॉपर जो कस्टमर की अकाउंट ओपनिंग के डॉक्यूमेंट्स लेंगे, अप्रूवल लेंगे सीनियर मैनेजमेंट से। सीनियर मैनेजमेंट जिसको बेसिकली डिफाइन किया गया कि जो कम से कम बैंक्स की कॉन्टेक्स्ट के अंदर EVP लेवल का बंदा हो, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट लेवल का बंदा हो एटलीस्ट, जो कि इसका अप्रूवल दे रहा हो अकाउंट ओपन करने के लिए। जो सेकेंड इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो AML रेगुलेशंस के अंदर जिसको कवर किया गया वो NGOs NPOs है, जिसके लिए भी सीनियर मैनेजमेंट का अप्रूवल जरूरी है अकाउंट ओपन करने के लिए। NGOs NPOs क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये वो कैटेगरी ऑफ अकाउंट है कि जिसके अंदर जिसका काम ही डोनेशन लेना है। क्योंकि डोनेशन लेने में नुकसान क्या है, क्या वो क्योंकि नेचर ऑफ बिजनेस ही कंपनी का डोनेशन लेना है। अब अगर कल आपको कोई NGO ऐसी होती है जिसको जो कि टेररिस्ट फंडिंग कर रही है, तो अब इसका जो लीगल स्ट्रक्चर है, जो लीगल फ्रेमवर्क है, वो कुछ इस तरीके का है जिसमें इसको कहा गया है, इसको अप्रूव किया गया है कि भाई ये ग्लोबली फंड्स ले सकती है। अब कौन कौन बंदे हैं जो कि फंडिंग कर रहे हैं किसी को भी नहीं पता, क्योंकि कंपनी का कोर नेचर ही है फंड लेने वाला। तो इस नाते ये एक रिस्की बिजनेस होता है और इस वजह से बाय डिफॉल्ट एक NGO NPO का अकाउंट जो होता है वो हाई रिस्क अकाउंट होता है। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि इस टाइप की कंपनी ये रजिस्टर्ड NGO NPO का अकाउंट लाजमी ओपन होना चाहिए, और उसके साथ साथ इसकी जो बायलॉज होते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपने इसको इंश्योर करना है कि उसमें जो एक्टिविटीज़ डिफाइन की गई हैं और कस्टमर की अकाउंट में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं दोज आर सिंक्रोनाइज। अगर मिसाल के तौर पर अगर अगेन ईजीएस्ट एग्जांपल कि अगर कोई NGO NPO सिंध के प्रोविंस के अंदर है और उसने सिंध के अंडर डेवलप्ड एरियाज़ में अगर कंस्ट्रक्शन के कुछ काम करने हैं, मसाजिद बनानी है, स्कूल बनाने हैं, चर्चेस पे काम करना है, जिस चीज़ पे भी काम करना है, लेकिन उसके अकाउंट के अंदर जो पैसे के जो आउटफ्लो है वो सारा का सारा चमन बॉर्डर की तरफ हो रहा है, तब आपको यहाँ पे दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट रेड फ्लैग।
बिकॉज का जो आपका एनजीओ एनपीओ था, उसका जो लीगल डॉक्यूमेंट था, उसके जो बाय लॉज थे, उसके अंदर ये बहुत ही एक्सप्लिसिट लिखा गया था कि भाई कंपनी जो है काम करेगी, जो एनजीओ एनपीओ काम करेगी सिंध के अंडर डेवलप्ड एरियाज के अंदर, लेकिन पैसा चमन भी है, व्हाई इज दैट मनी बीइंग ट्रांसफर टू चमन? सो दिस इज़ वेरी क्रिटिकल। SECP ने बहुत सी एनजीओज एनपीओज के लाइसेंस कैंसिल भी किए, और बिकॉज ये वो एक टूल है, ये वो एक तर्ज का अकाउंट है जिसमें आपके पास ग्रीन सिग्नल है कि आप अकाउंट ओपन करें, आप इंटरनेशनली फंडिंग लें, और दैट फंडिंग कैन बी यूज्ड अगेंस्ट द सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री। सो इस नाते एक एनजीओ एनपीओ बहुत एक हाईली सेंसिटिव अकाउंट होता है, और इस एनजीओज एनपीओज के अकाउंट की मॉनिटरिंग होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एनजीओ एनपीओ के अकाउंट की अगर आप मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं करेंगे, सो दिस कैन cause you, I'm telling you, there's very, very serious consequences there can be of not monitoring the NGO NPO accounts.